माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुक जा बस 1 मिनट। अब क्या हुआ माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, ये ले, आज फिर अपना टिफिन भूला जा रहा था। ओह सॉरी माँ। सॉरी के बच्चे, इतना बड़ा हो गया, कब तक ख्याल रखूंगी मैं तेरा? हाँ बस कुछ दिन और माँ। हैं? क्या बोला? सुन तो, अरे सुन तो सही। इससे पहले कि सरला अपनी बात पूरी कर पाती, आकाश झट से अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। पति की मौत के बाद सरला का बेटा आकाश ही अब उसका सहारा था। वो सरला का इकलौता बेटा था। बड़ी मुश्किलों से सरला ने आकाश को पाला पोसा था। आकाश भी स्वभाव का बहुत अच्छा था। वो अपनी माँ की तपस्या और त्याग को अच्छे से समझता था, इसीलिए वो अपनी माँ पर हमेशा अपनी जान छिड़कता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाश को अच्छी नौकरी मिल गई तो सरला के भी दिन बदल गए। अब वो दोनों एक अच्छी कॉलोनी में सम्मान के साथ रहते थे। उधर ऑफिस में आ गए मिस्टर आकाश। हाय संजना, कैसी हो? जाने दो, मेरी इतनी परवाह होती तो इतना वेट करवाते क्या मुझे? सॉरी यार, एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, तो बस इसीलिए लेट हो गया। तो तुम कार क्यों नहीं ले लेते? अरे वो मिस इलॉजिक, कार से जाम पार करने में ज्यादा टाइम लगता है, बाइक तो कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए वही मस्त है। अच्छा, तो मतलब तुम कार कभी नहीं लोगे? मैंने ऐसा कब कहा? ले लूंगा, जब साथ में बैठने के लिए कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तब ले लूंगा। अच्छा, सुंदर सी लड़की? रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहते ही संजना ऑफिस की एक फाइल लेकर आकाश को मारने दौड़ी और आकाश हंसते हुए यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा। संजना आकाश के ऑफिस में ही काम करती थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये ना संजना को पता चला और ना ही आकाश को। संजना देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन आकाश जितना सरल और भोला था, संजना उतनी ही नखरीली और शो ऑफ वाली थी। उसी दिन लंच टाइम पर, ये लो आकाश, आज मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनवा कर लाई हूँ। बनवा कर मतलब? एक्चुअली मैं कल पार्लर गई थी, देखो ना मैंने मैनिक्योर करवाया, कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे हाथ। अब मैं इन हाथों से किचन में तो काम नहीं कर सकती थी, सो मैंने अपनी मम्मी से बनवाया है। ओ अच्छा, वैसे तुम क्या क्या बना लेती हो? मैं मैगी, नूडल्स वगैरह। संजना अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी आकाश ने अपना टिफिन खोला और उसमें अचार और दही के साथ आलू के पराठे थे। ये क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता मिस इंग्लैंड, इन्हें कहते हैं आलू के पराठे, शुद्ध देसी घी के, आके देखो। व्हाट, इतना ऑयली? मैं तो कभी नहीं खाऊंगी। कहाँ से पैक करवाया ये तुमने? मैं खाना पैक नहीं करवाता, ये मेरी माँ ने बनाए। माँ का नाम सुनकर संजना चुप हो गई। वो समझ गई थी कि आकाश को उसकी बात का बुरा लगा है, इसीलिए उसने फौरन बात को घुमाते हुए कहा, हाँ अच्छा तो है, पता है वैसे भी बाहर का खाना ना बेकार ही होता है, और जहाँ अच्छा खाना मिलता है बाप रे, वहाँ के रेट्स तो बहुत ही हाई होते हैं। क्यों, क्या हो गया? अब देखो ना, कल ही मेरी फैमिली घूमने गई थी और हमने एक ठेले से मोमो खाए। ओह शिट, क्या गंदे मोमोज थे। फिर मैं सबको एक रेस्टोरेंट लेकर गई, वहाँ एक प्लेट मोमो पूरे 250 रुपए के थे, लेकिन यार क्या मोमो थे, खा के मजा ही आ गया। क्या 250 रुपए के मोमोज? बाप रे, ये तो सच में बहुत महंगे थे। हाँ तो अच्छी चीज के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने पड़ेंगे ना, और आखिर हम कमा किस लिए रहे हैं? आकाश संजना को अच्छे से जानता था, वो जितना खर्च नहीं करती उससे ज्यादा वो शो ऑफ करती है, लेकिन उसे लगता था कि वक्त के साथ संजना सुधर जाएगी। वक्त बीता और दोनों की शादी भी हो गई। संजना के आने से सरला को लगा कि अब उसके घर में भी खुशियां दुगनी हो जाएंगी, लेकिन उसकी ये उम्मीद बहुत ही जल्दी टूट गई। आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? क्या बात संजू, सब ठीक तो है? अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। ये मेड कितने बजे आती है यहाँ? मेड? कौन मेड? संजू, हमारे घर में कोई मेड नहीं आती। हैं? तो फिर घर का सारा काम कौन करता है? मैं तो बचपन से माँ को ही देख रहा हूँ, वही पूरा घर संभालती है, और अब तुम आ गई हो तो माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आकाश ये बात कहकर नहाने चला गया। उधर संजना को तो दोहरा झटका लगा। एक तो आकाश के घर में कोई नौकरानी नहीं थी, और दूसरा आकाश ने उससे कह दिया कि अब घर के कामों में वो सरला का हाथ बटाए। तभी सरला वहां आई। बेटी संजना। ओह गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। संजना बेटी, तुम आकाश को नाम से क्यों पुकारती हो? मतलब, मैं समझी नहीं मम्मी। बेटी, हमारे देश में पतियों को नाम से नहीं पुकारा जाता, पर मैं तो उसे हमेशा ही आकाश कहकर बुलाती हूँ। अब कैसे उसे जी सुनो जी कहकर बुलाऊं मम्मी? तेज तर्रार संजना के तेवर देखकर सरला समझ गई थी कि उसे बहू तो मिल गई, लेकिन उससे पटरी बैठाना मुश्किल होने वाला था। एक दो बार सरला ने संजना से कुछ कहा, पर संजना ने जब उसे अनसुना कर दिया तो सरला ने संजना से कुछ कहना ही छोड़ दिया। उधर संजना अपनी मस्ती में मस्त थी।
वो जी खोलकर खर्च करती, अपनी सैलरी के साथ साथ आकाश की सैलरी पर भी अपना ही हक समझती थी। सरला ये देखकर भी चुप थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और फिर आकाश, तुम्हें कुछ याद है? क्या? आने वाले संडे को क्या है? संडे को छुट्टी है और क्या। यू स्टूपिड, तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता। अरे सब याद है मुझे। संडे को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। थैंक गॉड तुम्हें याद है। अच्छा, सेलिब्रेशन के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या सोचा मतलब? यहीं घर पर मनाएंगे, अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुला लेंगे और क्या। अच्छा, और फिर उन्हें मम्मी के हाथ के आलू पराठे खिलाओगे क्या? अच्छा तो बताओ तुम क्या चाहती हो? देखो, मैं चाहती हूँ ना कि एनिवर्सरी पर मेरे सारे दोस्त आए, और वो सारे बड़े हाई सोसाइटी के हैं, पर अपना घर कितना छोटा है, हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते ना। पर ये हमारा घर है संजू, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम अपना घर छोड़ दो, बस एक दिन के लिए कोई अच्छा सा घर किराए पर ले लो ना। और हाँ, एक मेड का भी इंतजाम कर लो, चाहे एक दिन के लिए सही। उस एक दिन में प्रिंसेस की लाइफ जीना चाहती हूँ आकाश। पर ये दिखावा, ये सब ठीक नहीं है संजू। दिखावा न करूँ तो क्या करूँ? अपने दोस्तों को इस फटीचर घर में ले आऊं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर? संजना बस बहुत हुआ, एकदम चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश ने संजना को पहली बार डांटा था। दरवाजे के पीछे खड़ी सरला ये सब सुन रही थी। फिर उसी शाम, सुन आकाश, बहू जो कह रही है मान लेना बेटा। माँ फालतू की जिद कर रही है वो। तू जानता है कि वो जिद्दी है, नहीं मानेगी। तुम लोगों की शादी की पहली सालगिरह है, वो खुश नहीं होगी तो अच्छा लगेगा क्या? अपनी माँ की बात मानकर आकाश ने एक बंगला देखा और उसे एक दिन के लिए किराए पर ले लिया। लेकिन लाख ढूंढने पर भी सिर्फ एक दिन के लिए नौकरानी का इंतजाम नहीं हो पाया। सालगिरह वाले दिन संजना, सरला और आकाश तैयार होकर उस किराए के बंगले में गए। थोड़ी देर में वहाँ संजना की दोस्त भी आ गई। हाय संजू, हाउ आर यू? ओह हाय नीलू, व्हाट्स अप? संजू, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू डियर। बाय द वे, वेयर इज आकाश? वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम था ना इसलिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी तुम लाओगी? मतलब यू डोंट हैव मेड? है ना मेड है ना, बस आज वो आई नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसे अचानक। ओह, ये ऐसी सस्ती मेड रखने से ना यही होता है, थोड़ी अच्छी मेड रखो ना। आजकल कई ऐप्स हैं जो प्रोफेशनल मेड्स अवेलेबल कराती हैं। सरला संजना की सहेलियों की बात सुनकर हैरान थी, साथ ही संजना का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे बुरा भी लग रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक पुरानी साड़ी निकालकर पहन ली और फिर संजना से आकर बोली, अब सॉरी मेम साहब, मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या करना है बताइए? क्या करना है मतलब? यार क्या गवार औरत है ये मेड और इसे ही नहीं पता कि क्या करना है। यार संजना, ये कैसी थर्ड क्लास मेड रखी है तुमने? मैं तो इसे अपने घर में भी ना घुसने दूं। सरला संजना की मदद करने चली थी, लेकिन अब तो उसका ही अपमान होने लगा था। उधर संजना को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सहेलियां उसकी सास का अपमान कर रही हैं। फिर भी उसने मूड ठीक करते हुए कहा, अरे तुम दोनों इनके हाथ का खाना तो खाकर देखो। शी इज माइंड ब्लोइंग इन कुकिंग। इसके हाथ का खाना, माई फूड। तुमने पार्टी के लिए केटरिंग भी अरेंज नहीं की क्या? उफ संजना, इतनी भी क्या कंजूसी, बट सॉरी, हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है कि इस फटीचर के हाथों का बना कुछ खाएं। इतना सुनते ही संजना का माथा घूम गया, क्योंकि उसकी सहेली ने बदतमीजी की हद पार कर दी थी। शी इज नॉट अ मेड, शी इज माई मदर एंड बोथ ऑफ यू आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। संजना को गुस्से में देखकर उसकी दोनों सहेलियां वहां से भाग खड़ी हुई और उनके जाते ही संजना सरला के पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। सरला ने उसे चुप कराया और फिर गले से लगा लिया। तभी आकाश वहां गया। सामने का नजारा देखकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने सरला से पूछा, क्या हुआ माँ? संजू को क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? सब ठीक है बेटा, अब सब ठीक है। आकाश को अब सब समझ आ गया था। वो खुश था ये देखकर कि भले ही एक दिन के लिए ही सही, पर अपनी सास को नौकरानी बनता देखकर संजना के दिल में दबी अच्छाई बाहर आ गई थी और उसके दिल का मैल उसके आंसुओं में पूरी तरह धुल गया था। प्रतापनगर में सुंदरलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शांति और बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुंदरलाल और शांति परेशान थे। सुंदरलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा, उसी के हाथ दे देना। शाम को शादी में जाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और संध्या के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं?
कहाँ मिला रामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है, बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है, वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है, इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं हैं। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था, मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा चलता हूं, कपड़े भिजवा देना है। सुंदरलाल देखता है रामलाल की बातें संध्या सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाहिए। संध्या बेटी, तू रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, वो तो बस। बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है, सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना बिटिया ना, ऐसा कभी मत सोचना, तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू। अच्छा लाओ, कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होगे। संध्या का उदास चेहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है। संध्या कपड़े सिलने लगती है। संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो नगरवासियों, ध्यान से सुनो, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा भानु प्रताप सिंह और रानी सुनंदा अपने बेटे वीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे वाह, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम क्या देंगे, हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं, वही देंगे, हम क्यों चिंता करें। पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए, इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया, तू राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्मदिन की दावत के लिए चली जाना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं रेखा और सुनैना के साथ चली जाऊंगी। संध्या राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको पसंद आएगी। संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुँचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सबके बीच संध्या घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं, चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूँ। संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर घर आ जाती है। संध्या बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही आ गई, उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे। संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार जब कमरे में पहुंचा तो उसने वो पोशाक वहां रखी देखी। अरे, ये उपहार मुझे किसने दिया है? ये तो बहुत सुंदर पोशाक है, अद्भुत। मुझे जहां तक याद है सबने मुझे उपहार दिए, मैंने सबका चेहरा देखा, पर यह उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि यह उपहार किसने दिया है? और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहां मेरे कक्ष में रख दिया। राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, चोरी छुपे कौन रख गया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है, तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है। वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं। भाई, हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था,
राजकुमार को चांदी की प्याली दी थी। हमने ये उपहार में पोशाक नहीं दी। उस समय सुंदरलाल, उसकी पत्नी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ, पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ, ताकि उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आएं और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। मुझे पता चल जाएगा कि ये दुपट्टे का टुकड़ा किसका है। फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। हम आज ही नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदरलाल के कानों तक भी पहुंचती है। संध्या बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी। नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है। आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है? कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है। संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सिल कर दी थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है। इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। संध्या अभी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। संध्या तो सच जानती थी। वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूं। आपको तो मेरे से भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। संध्या, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। जब मैंने इस पोशाक को देखा, वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार वीर प्रताप की बातें सुनकर संध्या की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात सुंदरलाल और शांति को दरबार में बुलाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में संध्या और राजकुमार वीर प्रताप का विवाह संपन्न होता है। आज संध्या के जीवन में दुनिया की Look, Spiky! Huh? There! That'll be 2 more bones, Spiky! I can't believe you fell for that! I'm feeling like we could go on with this all day! All this winning is making me thirsty. He's a little slow, but he's learning. Now, you didn't do that on purpose, did you? Well then, I guess we'll let you off with a warning. He ain't gonna spill no more drinks.
What do we rats? Just like home. Let me show you a little game me and the rats played downtown. We call it Making Headlines. Here, take one. Ha-ha! You're up, Spiky. Show 'em who's boss. Are these guys is all right? They don't cause me no trouble. Yeah? Let's them to keep it that way. I don't know who that dog is, but he's gotta go. Are you with